सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग फिर से आए हैं एक नए सेशन के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो 30 क्वेश्चंस है, जो सेक्शन हो जाएगा सीडीपी का, उसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो टेट बहुत करीब है और टेट में हमको 30 मार्क्स के लिए सीडीपी पढ़ना है। आप लोगों के लिए समझिए एक रिवीजन सेशन की तरह ही है, जहाँ पर आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे ही। तो मैं इसको अपने वे में एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ऑप्शंस के थ्रू लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हेन अ चाइल्ड स्टडीज़ फॉर द सेक ऑफ अ रिवॉर्ड और रैंक हीज मोटिवेशन इज़। बच्चा जब किसी रैंक या फिर तोहफा हासिल करने के लिए पढ़ता है तो इसका ये मुहर्रिका है। ए इंटरनल मोटिवेशन या फिर दाखिली मुहर्रिका, सेकेंड है नेचुरल मोटिवेशन या फिर फितरी मुहर्रिका, थर्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर अंदरूनी मुहर्रिका, फोर्थ वन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर बैरूनी मुहर्रिका। तो देखिए क्वेश्चन में ख़ुद ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है रैंक हासिल करने के लिए या फिर कोई एक तोहफ़ा हासिल करने के लिए पढ़ रहा है, यानी कि जब उसको वो तोहफ़ा मिल जाएगा तो उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि कोई एक बाहरी तौर पर चीज़ है जो उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। कोई एक समझिए एक लड़के को उसके फादर ने कह दिया कि अगर आप 10th पास हो जाओगे, इतने इतने मार्क्स लेकर आ जाओगे तो मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन दिला दूँगा। तो अब वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि वो कुछ सीखेगा, उसको इल्म हासिल होगा, उसका फ्यूचर बनेगा। वो इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे फ़ोन मिलेगा। तो ये जो बाहरी तौर पर जो कोई रिवॉर्ड हो, कोई रैंक हो, वो हासिल करने के लिए जब बच्चा जो है पढ़ता है, कोई भी पर्सन पढ़ता है, तो इसको इस किस्म के मोटिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम लोग बैरूनी मुहर्रिका। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है ना? क्या है ये? बैरूनी मुहर्रिका है। दो तरह के मुहर्रिका होते हैं हमारे पास मोटिवेशन। एक तो होता है अंदरूनी मुहर्रिका और दूसरा होता है बैरूनी मुहर्रिका। अंदरूनी मुहर्रिका वो मुहर्रिका होता है जिसमें कोई पर्सन कोई जब काम कर रहा है तो वो क्यों करेगा? विलिंगली करेगा भाई, किसी के कहने पर नहीं करेगा, कोई रिवॉर्ड हासिल करने के लिए नहीं करेगा, लोगों से क्या कहेंगे हम लोग अप्रिसिएशन हासिल करने के लिए नहीं करेगा, उसके खुद के इंटरेस्ट से करेगा वो। यानी कि वो ये सोचेगा कि मैं इससे कुछ सीखूंगा, इससे मेरा फ्यूचर बनेगा, इससे मुझे मेरे इल्म में इजाफा होगा, ठीक है ना, इससे मैं कैपेबल बनूंगा। अगर इस तरह का बच्चे के अंदर थॉट्स आ रहे हैं तो ये उसका अंदरूनी मोटिवेशन है। और अंदरूनी मोटिवेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग तक होता है, ये जो है आसानी से ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर हम बैरूनी मुहर्रिके की बात करेंगे तो ये बैरूनी मुहर्रिका क्या होता है? कोई एक रिवॉर्ड हासिल करने के लिए या कोई एक अप्रिसिएशन हासिल करने के लिए, लाइक अगर मैं ये कर दूंगा तो मुझे वो उसकी तारीफ़ मिलेगी, मैं ये कर दूंगा तो मुझे मोबाइल फ़ोन मिलेगा, अगर मैं ये कर दूंगा तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये जो इस तरह के जो मुहर्रिका होता है ना, ये आरज़ी होता है। यानी कि जो चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहा है, जब वो चीज़ उसको मिल जाएगी तो वो मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एसएससी चल रहा है, मेरे फादर ने मुझे बोल दिया कि अगर मैं 90+ लेकर आ जाऊँगी मार्क्स तो मुझे वो फ़ोन दिला देंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, दिन रात लगी हुई हूँ बुक्स के अंदर कि मुझे फ़ोन होना है, फ़ोन होना है, फ़ोन होना है। इस वजह से पढ़ रही हूँ मैं। जैसे ही मुझे वो फ़ोन मिल जाएगा ना, मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है अब जब मेरा 11th आ गया, इंटर आएगा, उसमें मैं वैसे ही पढ़ूंगी। अब मुझे फिर कोई एक ना एक कोई बाहरी मुहर्रिके की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर वही समझिए ये जो चीज़ें हैं, लाइक मैं एसएससी जो है ना, माँ बाप के कहने पर नहीं या कोई रिवॉर्ड के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने खुद के लिए पढ़ रही हूँ कि अगर मैं अच्छा पढ़ूँगी तो मुझे क्या होगा, मेरा फ्यूचर बनेगा, मुझे इल्म हासिल होगा, मैं खुशी से पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ, ये मेरी खुद की दिली ख्वाहिश है। तब क्या होगा? तब मैं इंटर में भी अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी, मैं डिग्री में भी अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? शायद मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये ज़रूरी इसलिए है, अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे ना, तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो देर पा होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, इसको भूलने का हमको इम्कान कम होगा। इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा उसको ब्रीफली देखेंगे। चलें, समझ में आ गया ये? हाँ जी, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। गीता इज़ फ्रेटेंड ऑफ राइटिंग एग्जामिनेशन, शी रिक्वायर्स दिस टाइप ऑफ गाइडेंस। गीता जो है इम्तिहानात लिखने से खौफजदा है, इसको इस किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है। ए हेल्थ गाइडेंस या फिर सेहती रहनुमाई, बी वोकेशनल गाइडेंस या फिर फ़नी रहनुमाई, सी पर्सनल गाइडेंस या फिर ज़ाती रहनुमाई, और फोर्थ वन है हमारा चाइल्ड गाइडेंस या फिर बच्चे की रहनुमाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो क्या है, एग्ज़ाम लिखने से फ़ियर में है। यानी कि अब समझिए 4 क्या कहेंगे फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो 4 फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक बंदी ऐसी है गीता जिसको डर लगता है एग्ज़ाम्स लिखने से। तो यहाँ पर उसको किस गाइडेंस की ज़रूरत है? क्या उसको अपने सेहत के ताल्लुक़ से गाइडेंस की ज़रूरत होगी?
सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, क्या उसको वोकेशनल या फिर अपने क्या कहेंगे हम लोग फ़नी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, क्या उसको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर उसको चाइल्ड गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसका जवाब क्या है यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। पर्सनल गाइडेंस की, ज़ाती रहनुमाई की इसको ज़रूरत है। क्यों ज़ाती रहनुमाई की? क्योंकि ये मसला जो है ना वो उसके खुद के पर्सनल मसला है। अगर हम लोग 4 फ्रेंड्स की बात करेंगे तो 4 फ्रेंड्स में से वो एक ऐसी है जिसको डर लग रहा है, तो वो उसका ज़ाती मसला है, उसके डर को हमको, खौफ को ख़त्म करना होगा, उसकी पर्सनल हमको गाइडेंस करने की ज़रूरत है। ओके ना। पर्सनल गाइडेंस में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, उसके खुद के जो पर्सनल चीज़ें होंगी, उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो पर्सनल चीज़ें होंगी उसमें उसको हम लोग गाइड करेंगे। अगर हम वोकेशनल एजुकेशन गाइडेंस की बात करेंगे तो वोकेशनल गाइडेंस में क्या होता है, समझिए बच्चा अब 10th में है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंटर में कौन सा सब्जेक्ट ले, तो वोकेशनली उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, उसके आगे मतलब कौन सी प्रोफेशन उसको अच्छा सूट करेगा, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें वो माहिर है, आगे जाकर वो उस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएगा। तो ये उसके एजुकेशन या फिर फ़नी उसे वोकेशन से या फिर उसके कोई प्रोफेशन से अगर हम उसको आगे बढ़ाने की पुश करने के लिए कि कौन से उसके क्या कहेंगे कमज़ोरियाँ है, कौन से उसके क्या कहेंगे हम लोग स्ट्रेंथ है, तो वो देखकर हम जब उसको फ्यूचर की प्लानिंग करने पे बोल रहे हैं कि तू अगर ये सब्जेक्ट लेगा तो अच्छा करेगा, तो वो सब्जेक्ट लेगी तो अच्छे करेगी, तो इस तरह की गाइडेंस होती है वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है ना। हेल्थ गाइडेंस की इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वो डरी हुई है तो उसको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। उसको ओवरकम होना है कि किस तरह से वो एग्ज़ाम को फेस करे, उसको उस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। क्लियर है यहाँ तक? देखेंगे हम लोग फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्ले इन विच चिल्ड्रन प्ले बिसाइड्स अदर चिल्ड्रन बट नॉट विद देम इज़। वो खेल जिसमें बच्चे दूसरे बच्चों के बाजू खेलते हैं लेकिन इनके साथ नहीं खेलते। क्या वो कोऑपरेटिव प्ले या फिर माउन खेल है, क्या वो पैरेलल प्ले या फिर मुतवाज़ी खेल है, क्या वो एसोसिएटिव प्ले या जिसको हम लोग मुश्तरिका खेल कहते हैं वो है, क्या वो तन्हा खेल या फिर जिसको हम लोग सॉलिटरी प्ले कहते हैं वो है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल प्ले या फिर जिसको हम लोग मुतवाज़ी खेल कहते हैं। इसका आंसर पहले हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल होते हैं, यानी कि बच्चा जब डेवलपमेंट उसका होगा तो वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुजरेगा। अगर हम लोग सबसे पहला स्टेज देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर इनमें अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, ये ऑप्शंस में अगर हम पहला देखेंगे तो सबसे पहले सॉलिटरी प्ले आएगा। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चों में 6 मंथ से लेकर 2 साल तक का होता है। ठीक है ना। इसमें जो प्ले होता है नाम से ज़ाहिर है तन्हा खेल, यानी कि बच्चा क्या करता है अपने खिलौनों के साथ खुद अकेला खेलना पसंद करता है, किसी को खिलौनों को टच करने नहीं देगा वो, और सबसे अलग थलग होकर तन्हा बैठकर खेलेगा। ये तो था हमारा तन्हा खेल। अगर मैं देखूं उसके बाद आता है हमारा पैरेलल प्ले। तन्हा खेल के बाद जो आता है, अगर बच्चा जो हो जाएगा, हमारा जो जवाब है हमारा यहाँ पर मुतवाज़ी खेल, ये 2 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। ठीक है ना। कब होता है ये? तो ये होता है हमारा 2 से 3 साल तक के बच्चों में। इसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के अपोजिट या फिर एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हुए होते हैं लेकिन अपने खेल में मशगूल होते हैं ये। ठीक है ना उन सामने वाले से वो बात करेंगे, बाजू वाले से बात करेंगे, वो खाली बाजू में बैठे हुए होंगे, वो पैरेलल एक दूसरे के साथ बैठे हुए होंगे लेकिन वो एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, वो अपने अपने खेल में क्या कहेंगे यहाँ पे मशगूल होंगे। ठीक है ना। यही हमारा जवाब है। एक होता है उसके बाद वाले स्टेज में होता है हमारा एसोसिएटिव प्ले। ये जो एसोसिएटिव प्ले है यानी कि मुश्तरिका खेल, ये होता है 3 से लेकर 4 साल तक के बच्चों में। कब होता है? 3 से लेकर 4 साल के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे हुए भी होते हैं और एक दूसरे के खिलौनों के साथ खेलते भी हैं लेकिन अपने अपने खेल में मशगूल होते हैं, यानी कि खिलौना एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। खिलौनों का एक्सचेंज ज़रूर होता है लेकिन वो खिलौनों को वो अपनी तरह से खेलता है बच्चा, दूसरा बच्चा अपनी तरह से खेलता है। यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं होता है। समझ में आ गया? ये होता है 3 से 4 साल का। और जो लास्ट हमारा प्ले है ये है हमारा कोऑपरेटिव प्ले। ये जो कोऑपरेटिव प्ले होता है माउन खेल, ये 4+ यानी कि 4 साल से अबव बच्चों में होता है। इसमें क्या होगा भाई, बच्चे क्या करेंगे, खिलौनों को एक्सचेंज भी करेंगे, यहाँ पे इंट्रैक्शन भी होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, जो गेम वो खेलेंगे ना वो गेम वो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट गेम खेलेंगे, यानी कि वो एक दूसरे को कैरेक्टर्स दे देंगे। ठीक है ना, कि आप वो हो ये मैं हूँ। तो यहाँ पे जो कॉपरेशन है ना, दोनों का मिल के खेल मुकम्मल होता है कोऑपरेटिव प्ले में। याद रखिए कोऑपरेटिव प्ले में दोनों का भी जो है रोल होता है और वो भी डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। एसोसिएटिव में थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों साथ ज़रूर खेलेंगे यहाँ लेकिन इंडिपेंडेंटली खेलेंगे।
खिलौनों का एक्सचेंज होगा, इंटरेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन अपने अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर खेलेंगे। आई होप ये 4 भी प्ले आपके लिए क्या कहेंगे क्लियर हो गई होगी। स्पेशली एग्जाम्स में हमेशा मुतवाज़ी खेल या फिर पैरेलल प्ले के बारे में ही पूछता है, जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं एक दूसरे के बाजू खेलते तो ज़रूर हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्टीट्यूड विच इन्फ्लुएंसेस लर्निंग इज़ एन इक्तिसाब पर असरअंदाज होने वाला रुझान है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एप्टीट्यूड की बात की जा रही है। तो एप्टीट्यूड जो है जो हमारे सीखने के अमल पे जो है असर करता है, तो ये क्या है? क्या एक ये कल्चरल फैक्टर या फिर तहजीबी अंसर है? क्या ये स्कूली फैक्टर है या फिर वो एक पर्सनल फैक्टर या फिर ज़ाती फैक्टर है या फिर 4th इन्वायरमेंटल फैक्टर है या फिर माहौली अंसर है? अगर आपको एप्टीट्यूड की डेफिनेशन पता होगी तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड एक इनर सलाहियत है, मतलब एप्टीट्यूड जो रुझान होता है ना वो एक फितरी सलाहियत होती है, एक अंदरूनी सलाहियत होती है किसी पर्सन के अंदर, किसी चीज़ के तय। विच मीन्स के समझिए मुझे जो है ना पेंटिंग करने में बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये जो पेंटिंग करने की जो मेरे अंदर ये अंदर से चाहत है, या अंदर से मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, यही मेरा एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स पेंटिंग के तय। ये मेरा ज़ाती अंसर है कि मुझे जो है पेंटिंग करने में या फिर उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो ये जो एप्टीट्यूड हो जाएगा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो एप्टीट्यूड है किसी चीज़ के तय मेरे फ्रेंड का भी होगा या फिर मेरे सिबलिंग्स का भी वही होगा। तो ये जो एप्टीट्यूड होता है ना वो एक ज़ाती अंसर होता है या फिर पर्सनल फैक्टर होता है। यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा ज़ाती अंसर या फिर पर्सनल फैक्टर। एप्टीट्यूड जो होता है जिसको हम लोग रुझान कहते हैं, ये हर बंदे में अलग होता है। लाइक किसी को जो है स्पोर्ट्स के तय उसके अंदर एप्टीट्यूड पाया जाता है, किसी को टीचिंग के तय पाया जाता है, किसी के अंदर जो है पेंटिंग के तय एप्टीट्यूड पाया जाता है। तो ये लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है एप्टीट्यूड। समझिए मैं और मेरे भाई दोनों मिलकर जो है हम लोग समझिए कोई स्पोर्ट्स प्ले की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। लाइक हम लोग दोनों भी जो है फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं समझिए। तो मेरा भाई जो है अच्छा कर रहा है फुटबॉल में, मैं नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न क्या है? यहाँ रीज़न यही है कि मेरे भाई के अंदर जो है ना फुटबॉल खेलने के तय या फिर फुटबॉल के तय नेचुरली जो है एप्टीट्यूड पाया है, एक रुझान है कि वो फुटबॉल सीखे और खेले। उसके अंदर पहले से वो एप्टीट्यूड है, उसकी तरफ दिलचस्पी है, एक इंटरेस्ट है। मुझमें उसमें वो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तब मुझे क्या हो रहा है वो लर्निंग इफेक्ट हो रहा है। मेरा एप्टीट्यूड क्या कर रहा है, मुझे वो सीखने पे इफेक्ट कर रहा है। मेरे भाई को हेल्प कर रहा है, मुझे मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड है ही नहीं फुटबॉल के तय, तो मुझे वो हेल्प नहीं कर रहा है। तो जो एप्टीट्यूड होगा वो एक पर्सनल फैक्टर हो जाएगा, एक ज़ाती अंसर है एप्टीट्यूड। याद रखिए हर एक के अंदर अलग एप्टीट्यूड पाए जाते हैं हर एक चीज़ के तय। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन डजंट हैव। बच्चों के लिए सज़ा नहीं रखती। अगर हम बच्चे को कोई सज़ा दे रहे हैं तो बच्चों को जो सज़ा दे रहे हैं हम लोग, इनमें से वो क्या नहीं रखती? क्या वो टाइमिंग ऑब्जेक्शंस नहीं रखती? क्या वो वक्ती एतराज़ नहीं रखती? क्या वो लीगल ऑब्जेक्शंस नहीं रखती या फिर क़ानूनी एतराज़ नहीं रखती? क्या वो साइंटिफिकल ऑब्जेक्शंस या फिर साइंसी एतराज़ नहीं रखती? क्या वो मोरल ऑब्जेक्शंस या फिर अखलाक़ी एतराज़ नहीं रखती की बात की जा रही है यहाँ पर। यानी कि 3 जो चीज़ें हो जाएंगी वो रखेंगी, एक चीज़ हो जाएगी नहीं रखेगी। तो क्वेश्चन में पहले पूछिए नॉट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, ये भी आपको पहले क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नहीं रखती की बात की जा रही है। देखिए हमारे पास जो है स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है बच्चों को फिज़िकल सज़ा देना है जो है वो बैंड है, नहीं दे सकते हम लोग। क्योंकि लीगल ऑब्जेक्शंस हम उसके ऊपर रख सकते हैं। अगर हम लोग किसी को पनिशमेंट देंगे, कोई बच्चे को अगर हम लोग पनिशमेंट दे रहे हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो उस पर लीगल ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो ये तो रखेगी वो, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद है साइंटिफिक ऑब्जेक्शन। हमको बच्चों को जो है सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये साइंस भी बोलता है, ये साइंस भी ऑब्जेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजी में पढ़े होंगे, जितना हम डरा धमका कर बच्चों को कोई चीज़ के लिए क्या कहेंगे मजबूर नहीं कर सकते, उतना हम प्यार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिफिकली तौर पे भी ये चीज़ गलत है। उसके अलावा मोरल ऑब्जेक्शन भी गलत है। अखलाक़ी तौर पर भी हम देखेंगे तो सज़ा देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो मॉरल ऑब्जेक्शन भी रखती है। तो जो हमारी पनिशमेंट हो जाएगी वो क्या नहीं रखेगी, तो वो टाइमिंग ऑब्जेक्शन नहीं रखेगी। अब अगर हम देखेंगे तो ये वक्ती एतराज़ नहीं रखती है हमारी पनिशमेंट। ऐसा क्या वक्त बोलेगा क्या कि हम सुबह के वक्त में इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते आप लोग, ये वक्त सही नहीं है पनिशमेंट देने का, शाम के वक्त में ये वक्त सही नहीं है पनिशमेंट देने का। तो ये वक्ती एतराज़ नहीं रखती। बाकी ये 3 भी एतराज़ें रखेंगी, लीगल ऑब्जेक्शन भी रखेगी पनिशमेंट, साइंटिफिक ऑब्जेक्शन भी रखेंगी और मोरल ऑब्जेक्शन भी रखेंगी। सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग ऑब्जेक्शन जो है नहीं रखती है पनिशमेंट। क्लियर हो गया?
चलें फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चिल्ड्रंस आर एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज इन अ रिच सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू। इसके मुताबिक जो है बच्चे भरपूर समाजी तहजीबी मतन में तेज़ी से मालूमात हासिल करते हैं। ए रोगाफ, बी चॉम्स्की, सी कोहलर और डी वाइगॉट्स्की। इसका जवाब जो है हमको सेकेंड्स में देना है, क्योंकि जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, सोशियो कल्चरल की बात करेंगे, तब हमको हमारे वाइगॉट्स्की याद होने चाहिए। वाइगॉट्स्की यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसके पेश करने वाली हमारे वाइगॉट्स्की है। इनके मुताबिक क्या है, बच्चे को जब हम लोग सोशल माहौल प्रोवाइड करेंगे, जब उसको हम समाज में लोगों के साथ फ्रीली जो है इंटरेक्ट करने देंगे, उसको हम लोग कल्चरल प्रोवाइड करेंगे, जब वो लैंग्वेज का यूज़ करेगा तो वो क्या करेगा और अच्छे से सीख सकता है। ये बोलने वाले हमारे वाइगॉट्स्की है। जहाँ कहीं भी कल्चर की बात की गई है, सोशियो कल्चर की बात की गई है, यहाँ समझिए एक और यहाँ पे मैं बोलूँगी लैंग्वेज एंड कल्चर की बात की गई है, जहाँ पे भी स्काफ फोल्डिंग आ गया, जहाँ पे भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ गया, जहाँ पर भी MKO मोर नॉलेजेबल ऑदर की बात आ गई, जहाँ पर भी हमारे क्या कहेंगे प्राइवेट स्पीच की बात आ गई, ये तमाम के तमाम हमारे वाइगॉट्स्की से जुड़े हुए होंगे। ये टर्म जो है वाइगॉट्स्की ने दी है। इसके अलावा रेसिप्रोकल टीचिंग की भी बात होती है, ये भी हमारे वाइगॉट्स्की ने ही दिया है। तो मैं बस आपको रिलेट करते हुए चल रही हूँ, हर एक के बारे में आपको समझाते बैठूंगी तो हमारा एक क्वेश्चन को ही एक आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं आपको बस रिलेट करके चल रही हूँ कि ये भी जो चीज़ें हो जाएंगी ये हमारे वाइगॉट्स्की से रिलेटेड ही होंगी। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे ऑप्शन देखेंगे, लाइक चॉम्स्की की बात करेंगे, तो ये तो एक नेटिविस्ट है। याद रखिए चॉम्स्की ने हमारे किसकी बात की है, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का इन्होंने क्या है एक थ्योरी पेश की है, जहाँ पर इन्होंने लैड की बात की है। लैड नहीं भूलना है, चॉम्स्की आ जाए तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये लैड। इसके अलावा चॉम्स्की ने क्या बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। क्या बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की भी हमारे वाइगॉट्स्की क्या कहेंगे हम लोग चॉम्स्की ने बात की है। ये एक नेटिविस्ट है, ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग क्या है, हर बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज सीखने के लिए कुदरती तौर पर जो है क्या कहेंगे एक कैपेबिलिटी पाई जाती है, ये हमारे चॉम्स्की का कहना है। अगर हम लोग कोहलर की बात करेंगे तो याद करिए कोहलर जो जब भी नाम आएगा तो हम लोगों को एक गेस्टाल्ट थ्योरी याद आनी चाहिए, जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर, सुल्तान के ऊपर। सुल्तान नथिंग बट हमारा जो चिंपैंजी था ना, उसके ऊपर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लोग बसारती इक्तिसाब या फिर इंसाइटफुल लर्निंग कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मैं बस इनका आपको टच करते हुए चल रही हूँ जो आपको पढ़ना है इनके ताल्लुक से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चाइल्ड रिकॉग्नाइज इज मदर बाय द एज ऑफ। बच्चे अपनी माँ को इस उम्र में शनाख्त करते हैं। ए 6ठे महीने में, सेकंड हो जाएगा 4थे महीने में, तीसरा हो जाएगा हमारा 3रे महीने में और चौथा हो जाएगा हमारा 5वें महीने में। तो चलिए बताने की कोशिश करिए कि जब बच्चा कितने महीने का हो जाएगा तब वो अपने माँ को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो इसका जवाब देख लेते हैं हम लोग। ये इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 3रे महीने में, ठीक है ना। याद रखिए बच्चा क्या करेगा, अपनी मदर या फिर माँ को जो है 3रे महीने जब वो होगा तब वो उसको पहचान पाएगा, माँ की अपनी शनाख्त कर पाएगा। और जब वो 4थे महीने तक चले जाएगा तो रिस्पॉन्ड भी कर पाएगा, यानी माँ के कोई एक अमल के क्या कहेंगे बदले में वो रिस्पॉन्ड या फिर रद्द अमल भी जाहिर करेगा 4थे महीने में। शनाख्त कब करेगा, रिकॉग्नाइज कब करेगा, तो 3रे महीने में करेगा। और 4थे महीने में क्या करेगा, वो अपनी माँ को रिस्पॉन्ड करना सीखेगा। तो आप लोगों को जो है स्पेशली जो हमारे एलिजाबेथ हेडलॉक ने जो 10 डेवलपमेंटल स्टेज दिए हैं हमारे प्री नैटल से लेके यानी कि पैदाइश से लेके लास्ट हमारे बूढ़े होने तक जो है ओल्ड एज तक, उन्होंने जितने भी 10 हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं हर एक के बारे में डिटेल पढ़नी है। देखिए जब तक हम लोग सीटेट का साइकोलॉजी या सीडीपी पढ़े थे ना, वहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पूछता है। लेकिन जब हम लोग स्टेट टेट्स की बात करेंगे, स्पेशली अगर हम टीएस और एपी की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो है हर एक स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो पूछा जा रहा है। लाइक अगर जो हमारा क्या कहेंगे स्पेशली न्यू नैटल स्टेज यानी कि बच्चा जब पैदा हो गया, मौलूद हो गया, तो वो कब से कब तक का होता है, आपको उसका क्या कहेंगे ड्यूरेशन पता होना चाहिए। उसके बाद इन्फेंसी शीर खवारगी आएगा, तो शीर खवारगी कब से कब तक होता है, उसका ड्यूरेशन। शीर खवारगी में बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी, उसके अंदर उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी होगी, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होगी, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है। तो हर एक स्टेज को पर्टिकुलरली पकड़ कर आपको हर एक के बारे में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो भी होगी बच्चे की तमाम के बारे में पढ़ना है। समझ के चलिए, चाइल्ड जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ना हमारे टीएस स्टेट में, बहुत ही क्या है वो डीप और लेंथी दिया हुआ है। हर एक स्टेज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है।
क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्टैम्पिंग इन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड स्टैम्पिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज इज। सही रद्द अमल पर मोहर लगाना और गलत रद्द अमल पर मोहर नहीं लगाना, ये कौन से लर्निंग थ्योरी का एक क्या कहेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर क्लासिकी मशरूत से जुड़ा हुआ है? क्या ये अमली मशरूत या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है? क्या ये बसीरती इक्तिसाब या फिर इंसाइटफुल लर्निंग से जुड़ा हुआ है? क्या ये सही व ख़ता का इक्तिसाब या फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग से जुड़ा हुआ है? चले बताइए किससे जुड़ा हुआ होगा ये। देखिए इसका जवाब देख लेते हैं भाई हम लोग। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। नाम से ही जाहिर है यहाँ पर सही व ख़ता का जो इक्तिसाब है इसको पेश करने वाले हमारे E.L. थॉर्नडाइक ने इसको पेश किया है। इसमें क्या होता है, इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया है, कैट पर एक पजल बॉक्स में एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसमें होता क्या है कि जो कैट है उसको लगी है बहुत ज़्यादा भूख। अब जब उसको भूख लगी है उसके बाद क्या किया गया, उसके सामने एक प्लेट में मछली रख दी गई। एक तो भूख की शिद्दत है और सामने खाना है, तो अब वो खाने तक पहुंचने के लिए वो क्या करती है, वो बॉक्स के अंदर रैंडमली क्या है रिस्पॉन्सेस करती है। कभी वो क्या करती है, अब वो जो स्क्रैच क्या करेगी, वो जो बॉक्स में उसको रखा गया था उसको जो रॉड्स थे उसको रॉड्स को खींचेगी, वो रॉड्स को स्क्रैच करेगी, ठीक है ना। इधर से उधर जो है वो बॉक्स के अंदर दौड़ लगाएगी, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो बहुत सारे क्या करेंगी, वो रिस्पॉन्सेस करेगी। लेकिन क्या होगा फिर, अचानक से उसका जो पैर है या फिर हाथ है वो लीवर के ऊपर लग जाएगा, यानी वहाँ पे एक बटन लगा हुआ है उसके ऊपर लग जाएगा। फिर क्या होगा, वो बटन से क्या होगा, वो उसका दरवाज़ा खुल जाएगा और वो खाना खा लेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट वो बार बार दोहराता है। तो उसके दोहराने के बाद उसने ये बात एक नोटिस की है कि स्टार्टिंग में जो रिस्पॉन्सेज वो किया करती थी बिल्ली, लाइक रॉडों को खींचना है, रॉडों को स्क्रैच करना है, जो मुख्तलिफ जो है वो आहिस्ता कम होते गए। यानी कि एक ऐसा स्टेज भी आ गया जब उसके सामने जब खाना रखा जाता था तो वो डायरेक्ट बटन दबाकर खाना हासिल कर लेती थी। उसमें हुआ क्या, यहाँ पर जो बिल्ली है वो क्या सीखी, जो भी वो सही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर की ना, वो उसको क्या की, अपना ली, उस पर मोहर लगा ली कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे खाना हासिल होगा। और जितने भी वो गलत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर की, लाइक स्क्रैचेस करना है, रॉड्स को खींचना है, उसको डिलीट कर दी वो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सही रद्द-ए-अमल है उसको स्टैम्प लगाया जा रहा है और जो गलत रद्द-ए-अमल है उसको नहीं लगाया जा रहा है। तो ये कौन सी थियोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ट्रायल एंड एरर लर्निंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और है यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इसको पेश करने वाले हमारे एवान पॉलो, ठीक है ना। ये पॉलो के ज़रिए पेश की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, तो कुत्ते के ऊपर जो है तजुर्बा किया गया है कंडीशनिंग के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसकी पेश करने वाले हमारे स्किनर है, ठीक है। इसमें इन्होंने किसमें, चूहे और बतख पर इन्होंने क्या किए, तजुर्बात किए हैं, ये भी याद रखिए। इसके बाद है ये हमारा बसीरती इक्तिसाब, इसके पेश करने वाले हैं हमारे कोहलर, और इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी या फिर सुल्तान के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया है। चारों के चार यहाँ पे आपको क्लियर होंगे। चले फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यूनिवर्सल ग्रामर इज़ अ बिल्ड इन स्टोर हाउस ऑफ रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल ह्यूमन बींग्स। दिस इज़ ए आफाकी क़वाइद जो उसूलों को ज़ख़ीरे से तामीर होती है, सारी इंसानियत पर लाजिम होती है। ये कौन मानने हैं भाई, इसके मानने वाले कौन हैं? क्या इसके मानने वाले बाहमी अमल के तनाज़िर है या फिर इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं? क्या ये मकामी तनाज़िर या फिर नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं? क्या ये बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव यानी कि तर्ज अमली तनाजुर वाले हैं? या फिर ये ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर इंसानियत तनाज़िर रखने वाले हैं? तो ये यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे जब चॉम्स्की की बात आई थी। तो मैं बताई थी वहाँ पर आपको कि जो चॉम्स्की हो जाएगा ये एक नेटिविस्ट है, यानी कि मुकामी तनाजुर रखने वालों में से है, ठीक है ना। ये लोगों का क्या मानना है कि जो लैंग्वेज है उसके तय जो है यूनिवर्सल ग्रामर जो है हमारे इंसानों के अंदर खुद से बिल्ड इन एक पाया जाता है रूल्स। यानी कि हम लोग देखेंगे तो एक बच्चा जो है वो किसी एक लैंग्वेज के तय जो है जो ग्रामर होता है वो खुद से सीख लेता है वो, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने क्या किया, एक बात याद रखिए, ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज से या फिर ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि जो लैंग्वेज एक जो क्या कहेंगे असासा है अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दिया है, अशरफुल मखलूक़ात को दिया है, ये जानवरों की रिलेटेड नहीं हो जाएगा,
ये सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड है, याद रखिए। तो यूनिवर्सल ग्रामर के देने वाले कौन है, तो ये नेटिविस्ट हो जाएंगे, नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव, जिसकी एग्जांपल हमारी चॉम्स्की है। चॉम्स्की भी एक नेटिविस्ट है। और आप ये यूनिवर्सल ग्रामर के पेश करने वाले भी कौन है, तो हमारे चॉम्स्की ही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग स्टेज 1 ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज जजेज इन टर्म्स ऑफ। यहाँ पर देखिए हमारा जो कॉलबर्ग है उसने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पेश की है, जिसमें इन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की बात की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन में, इसका जो पहला स्टेज 1 हो जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल का, उसके अंदर जो बच्चे की मोरालिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? क्या वो इंसानी हुकूक पर डिपेंड करेगी, क्या वो समाजी उसूलों पर डिपेंड करेंगी, क्या वो ज़रूरियात पर डिपेंड करेंगी, या फिर वो नताइज पर डिपेंड करेंगी? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब मैं पहले बता दूंगी आपको। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, को सीक्वेंसेस या फिर नताइज पर। कैसे? देखिए पहला स्टेज कौन सा है, याद करिए कौन सा है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, ठीक है ना। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में जो है क्या बताया जा रहा है कि बच्चे जब कोई भी चीज़ करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि इससे उनको पनिशमेंट मिलेगी या फिर इनको ओबीडियंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चे की मोरालिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो वो नतीजे पर डिपेंड करेंगी। यानी कि अगर कोई बच्चा एक चीज़ कर रहा है भाई, अगर वो चीज़ करने पर उसको जो है अप्रिसिएशन मिल रहा, उसको शाबाशी मिल रही, उसको रिवॉर्ड मिल रहा, तो बच्चा क्या समझेगा, वो चीज़ उसके लिए अच्छी है, गुड है। अगर बच्चे का कोई चीज़ करने पर उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसको मारा जा रहा है, उसको सज़ा मिल रही है, तो बच्चा क्या समझेगा, वो जो चीज़ जो है वो गलत है। वहाँ पे वो अपना सेंस इस्तेमाल नहीं करेगा, बस ये सोचेगा मैं ये चीज़ करने से मुझे क्या मिल रहा है। अगर मुझे इस पर तारीफ़ मिल रही है, मुझे इस पर रिवॉर्ड मिल रहा है उसके नतीजे में, तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है। अगर वो चीज़ करने पर मुझे सज़ा मिल रही है, मुझे डांटा जा रहा है, मुझे पनिशमेंट मिल रही है, तो वो चीज़ गलत है। तो यहाँ पर ये डिपेंड किस पे करेगी मोरालिटी, तो यहाँ पे कोसिक्वेंसेस या फिर नतीजे पे करेगी। कोई चीज़ का नतीजा किस तरह निकल रहा है, अगर उससे रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो अच्छा चीज़ है, अगर उस पर पनिशमेंट मिल रही है तो वो गलत चीज़ है। तो यहाँ पर जो है मोरालिटी जो होती है स्टेज 1 में नताइज या फिर कोसिक्वेंसेस पर जो है डिपेंड होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा, डिस्लेक्सिया इज़ एन। अब जो डिस्लेक्सिया है एक तरह का ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक यहाँ कहेंगे हम लोग ये इक्तिसाबी माजूरियत है। तो ये किससे रिलेटेड है? क्या ये हमारे अर्थमेटिक डिसेबिलिटी है, क्या ये हमारी स्पीच डिसेबिलिटी है, क्या ये हमारी राइटिंग डिसेबिलिटी है, या फिर ये रीडिंग डिसेबिलिटी है? तो इसका जवाब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। पढ़ने की दुश्वारी है, ये पढ़ने की कमज़ोरी है। अगर आप लोग तारे ज़मीं पर देखे होंगे तो इसमें जो ईशान होता है ना, उसको डिस्लेक्सिया बीमारी होती है, उसको जो है हर चीज़ जो होती है टेढ़ी मेरी नज़र आती है। तो ये अगर वो जो है 6 लिखा हुआ होगा तो उसको 9 पढ़ेगा, उसको 9 दिखेगा वो, मतलब ये क्या है, पढ़ने की दुश्वारी है। ये पढ़ने में क्या होगा, बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा, तो ये डिस्लेक्सिया है। अगर हम लोग अर्थमेटिक डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो इसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग राइटिंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो इसको हम लोग डिसग्राफिया के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक हमें? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवार्ड्स टेट कैन बी स्टडीड यूजिंग दी। मौलिम का रवैया टेट की जानिब का मुतालिया इसको इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, अब जो है गवर्नमेंट चाहती है कि जो टेट एग्ज़ाम है उसके तय हमारे जो टीचर्स हैं उनका रवैया मालूम करना है कि टेट के तय रवैया क्या है टीचर्स का। ये मालूम करने के लिए वो कौन सा मेथड जो है इस्तेमाल कर सकती है, ये पूछा जा रहा है। क्या ये सर्वे मेथड यहाँ पे यूज़फुल होगा, क्या क्लिनिकल मेथड यूज़फुल होगा, क्या ये एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ होगा, या फिर एनेक्डोटल मेथड यूज़ होगा? आप लोग ही दिमाग लगाइए। जब हम लोग किसी का ओपिनियन मालूम करते हैं तो क्या एक को पूछते हैं, सिर्फ एक टीचर से पूछा जाएगा, क्या सिर्फ 2 टीचर से पूछा जाएगा? नहीं, यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक एरिया के, एक डिस्ट्रिक्ट ले लो आप लोग, वहाँ के तमाम टीचर्स का रवैया मालूम किया जाएगा। सबसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप टेट के ताल्लुक से आपका रवैया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप टेट को क्या समझते हैं, क्या ये एलिजिबिलिटी ज़रूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो सर्वे मेथड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वे करने से क्या होगा, आप लोग फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, सर्वे करके लोग क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, हर एक से सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सर्वे करने की वजह से
वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में, उस मंडल में मौजूद तमाम टीचर्स तक ये क्या है, ये बात हम लोग पहुँचा सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, तब सबकी राय हम लोग यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेथड कौन सा यूज़फुल होगा, तो सर्वे मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। जहाँ पर भी राय की बात आ रही है, एटीट्यूड की बात आ रही है, तो वहाँ पर सर्वे मेथड जो होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लिनिकल मेथड तो भाई हम लोग कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है बच्चे को, काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चे को, बच्चे जो है मेंटली तौर पर साइकियाट्रिस्ट जिसको ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लोग क्लिनिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तजुर्बाती तरीका, कोई चीज़ का हमको रिजल्ट मालूम करना है तब हम लोग तजुर्बा कर सकते हैं, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो मेथड होता है उसमें तो क्या कहेंगे हम लोग, एक तरह का एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है स्कूलों में, जहाँ पर बच्चे की कुछ खास जो होती है क्या कहेंगे उसकी ज़िंदगी के इवेंट्स को क्या है उसमें दर्ज किया जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्वे मेथड। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा मेथड पढ़ाने का। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेल्फ लर्निंग स्ट्रैटेजी। हस्ब ज़ेल में से खुद से सीखने की हिकमत अमली नहीं है। ए, बस सेशन, बी, इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन, सी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और डी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बताइए इनमें से कौन सा जो हो जाएगा खुद से सीखने का तरीका नहीं है। क्या इनफरादी तहरीर किरदा इंस्ट्रक्शन है, क्या वो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए बच्चा खुद से कब सीखेगा, जब उसको सीखने के लिए हम लोग मौका प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग इनफरादी इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन बच्चे को देंगे, यानी कि हर एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेस्ट जो है बनाते हैं, अलग अलग क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, जब हमको बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो बच्चा क्या करेगा, जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो खुद से यहाँ पे सीखेगा भाई। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर बच्चा खुद से सीख रहा, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको ये करना है, आपको ये पेज नंबर पढ़ना है, आपको ये वाला होमवर्क करना है, आपको ये पेज पढ़ना है, तो इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए, उसको वो खुद से पढ़ लेगा। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को क्या है, कंप्यूटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको कंप्यूटर में ये चीज़ें करनी है। तो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे असिस्टेंट के जरिए खुद से सीख रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चे को खुद से सीखने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को यहाँ पर एक प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम दे रहे, आपको जो है इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आपको इस तरह से ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या करेगा, खुद से सीखेगा। लेकिन अगर हम लोग बस सेशन की बात करेंगे तो ये बस सेशन में बच्चे को खुद से सीखने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। बस सेशन में बच्चे को क्या होता है, खुद से सीखने का मौका यहाँ पर हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा 15th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बाय नेचर आर एक्सप्लोरर्स इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ। बच्चे जो हैं फितरी तौर पर मुतशाली होते हैं, ये इस इक्तिसाब का फ़लसफ़ा है। यानी कि इनमें से कोई एक लर्निंग ऐसी होगी जो फ़लसफ़ा है उसको बेस बनाकर सिखाई जाती हो। जबकि बच्चे जो है एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो खुद से मुतशाली होते हैं, तलाश कर सकते हैं ये कौन सी लर्निंग थ्योरी का बेस है। क्या ये खोज पर मुबनी इक्तिसाब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, क्या ये मुशाहिदाती इक्तिसाब ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, क्या ये मुनकश्फ करने वाला इक्तिसाब या फिर एक्सपोजिटरी लर्निंग है, या फिर ये राग़िब करने वाला इक्तिसाब इंड्यूस्ड लर्निंग है। बताइए। बच्चे जो है खुद से तलाश कर सकते हैं, बच्चे खुद से खोज सकते हैं, तो ये इक्तिसाब हो सकता है हमारा खोज पर मबनी इक्तिसाब या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अगर हम लोग देखेंगे तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का बेस क्या हो जाएगा, तो बच्चे जो होते हैं खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों को खुद से तलाश कर सकते हैं, खुद से बच्चे क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यही बेस बनाकर जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो हम लोग बच्चों को इस मेथड के ज़रिए टीच करते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का बेस क्या हो जाएगा, तो एक्सप्लोरर जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रंस बाय नेचर आर एक्सप्लोरर ही है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में तो कुछ नहीं होता, बच्चे अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जो है आतराफ के माहौल को ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हम लोग एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात करेंगे तो इसमें बच्चे कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, समझाते हैं, तो इसको हम लोग मुनकश्फ करने वाला इक्तिसाब कहते हैं। राग़िब करने वाला इक्तिसाब तो कुछ है नहीं। हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन होवार्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। हस्ब ज़ेल जहानत की क़िस्म होवार्ड गार्डनर्स की कसीरुल नुह जहानत नहीं है। हमारे जो होवार्ड गार्डनर हैं उन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश की है उसमें उन्होंने पूरे 8
दो है मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़हानत की बात की है, तो उनमें से कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। क्या वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस या फिर मौसीक़ी ज़हानत नहीं है, क्या मैकेनिकल या फिर मैकेनिकी ज़हानत नहीं है, या फिर स्पेशियल या फिर जिसको हम लोग मकानी कहते हैं, क्या वो ज़हानत नहीं है, या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या फिर लिसानी ज़हानत नहीं है। तो इन्होंने जो ज़हानत के 8 क़िस्म पेश किए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। मैकेनिकल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे होवार्ड गार्डनर ने इस बारे में नहीं बताया है। इस बारे में बताने वाले कौन हैं, तो हमारे ईएल थॉर्नडाइक है, ठीक है ना। थॉर्नडाइक के जब अगर कोई आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो मैकेनिकल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे थॉर्नडाइक ने बताया है। इसके अलावा म्यूज़िकल मौसीक़ी ज़हानत, मकानी ज़हानत और लिसानी ज़हानत, ये तीनों के बारे में भी जो हमारे होवार्ड गार्डनर हैं उन्होंने बताया है, ठीक है ना। होवार्ड गार्डनर से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जो होवार्ड गार्डनर हैं इन्होंने 8 किस्म के इंटेलिजेंस को बताया है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक है वो, फ्रेम्स ऑफ माइंड। याद रखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड जो है अपनी इस बुक में हमारे होवार्ड गार्डनर ने 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, याद रखिए, पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा है बॉडली काइनेस्टिक, तीसरा जो है स्पेशियल इंटेलिजेंट है, चौथा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिफ्थ वन है इंटरपर्सनल, सिक्स्थ वन है इंट्रापर्सनल, सेवन्थ वन है लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और 8वीं है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये 8 के बारे में हमारे होवार्ड गार्डनर ने बताया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मेमोरी फॉर इवेंट्स इज़ ए और एंड, यानी कि वो हाफिज़ा जो वाक़यात के अहफ़ाज़ से मुताल्लिक़ है। यानी कि जब कोई भी हमारी ज़िंदगी का कोई इवेंट है या कोई वाक़या है तो हम लोग कौन सी मेमोरी में उसको हम लोग रखते हैं, या फिर वो किस टाइप की मेमोरी कहलाती है जिस मेमोरी में हम लोग वाक़यात को जमा करते हैं। क्या वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसको हम लोग खलील मुद्दती हाफिज़ा कहते हैं, क्या वो सेंसरी मेमोरी है जिसको हम लोग हिस्सी हाफिज़ा कहते हैं, क्या वो सिमेंटिक मेमोरी है जिसको हम लोग सिमेंटिक हाफिज़ा कहेंगे, या फिर वो एपिसोडिक मेमोरी है जिसको हम लोग एपिसोडिक हाफिज़ा कहेंगे। तो कोई इवेंट है हमारी ज़िंदगी का, कोई एक वाक़या है, तो वो वाक़या जो होता है किस तरह की मेमोरी में वो हमारे पास जमा होके रहता है। तो इसका जवाब देख लेंगे हम लोग। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4, एपिसोडिक हाफिज़ा, या जिसको हम लोग एपिसोडिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए मेमोरी जो है बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के जो है मेमोरी और की बात की गई है हमारे साइकोलॉजी में। अगर हम लोग एपिसोडिक मेमोरी की बात करेंगे तो ये ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पर हम लोग हमारी ज़िंदगी के कोई एक वाक़या जो हम लोग जीकर हैं, ये ज़रूरी है कि हम उसको जीकर होंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे। सेल्फ़ एक्सपीरियंस जितने भी वाक़यात होंगे वो एपिसोडिक मेमोरी कहलाएंगे। क्लियर है। अगर हम लोग सिमेंटिक मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, कोई एक चीज़ को हम बार बार इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उस चीज़ के ताल्लुक से जो उसकी खसूसियात है, जो उसके कैरेक्टर से हमारे दिमाग में फिट जाते हैं। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, सेब है, ठीक है ना, एप्पल है। एप्पल को आप लोग बार बार इंटरेक्ट होते हैं, बार बार आपके सामने एप्पल आता है, आप लोग बार बार एप्पल को खाते हैं, तो इसकी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है एप्पल्स के आपके सिमेंटिक मेमोरी में सेव रहती है। लाइक एप्पल का कलर कौन सा है, एप्पल का कलर रेड होता है, एप्पल जो है टेस्ट में स्वीट होता है, एप्पल का शेप ये होता है, ठीक है। एप्पल के ताल्लुक से जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें जितनी भी जमा होकर रहेंगी वो हो जाएंगी आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। बार बार कोई एक चीज़ से हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके ताल्लुक से जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जमा हो जाती है वो है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या है अब, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वाक़या आपको याद है कि आपके फ्रेंड्स आप लोग मिलकर जो है एक पिकनिक पे गए थे जहाँ पे आप लोगों ने एप्पल खाया था। तो यहाँ पर आपको एप्पल की डिटेल्स याद नहीं है, बल्कि वो एक पूरा वाक़या याद है कि किस तरह से आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो एप्पल खा रहे थे। तो ये जो वाक़या जो आपके मेमोरी में है इसको हम लोग एपिसोडिक मेमोरी कहेंगे। क्लियर है। सिमेंटिक और एपिसोडिक में क्या फ़र्क है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एक है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी इस वक्त होती है जब हम लोग शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक चीज़ वेरीफाई करनी है, आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है OTP का नंबर आ गया, ठीक है, OTP आई, तो OTP आप लोग याद करते हैं, याद होती है ना आपको। जब तक आप लोग OTP को ले जाकर सबमिट नहीं करेंगे तब तक तो आप OTP याद रखते हैं। तो जितना वक्त वो आप लोग OTP को याद रखते हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊँ आपको, आप लोग सिनेमा हॉल गए मूवी देखने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो टिकट है उस पर आप लोग आपका सीट नंबर सर्च करेंगे भाई, ठीक है ना, कि हमारा सीट नंबर कौन सा है, उसको सर्च करेंगे जब तक आपको वो सीट नंबर याद रहेगा। जैसे ही आप वो सीट पर बैठ जाएंगे आप सीट नंबर भूल जाएंगे।
तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे तो ये बहुत से बहुत 20 से लेकर 30 सेकेंड्स तक जो है अपने आपके माइंड में या फिर हमारे माइंड में जो है ये टेम्परेरी तौर पर हो सकती है। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहेंगे। अगर इसको हम लोगों को बार बार याद रखना है परमानेंटली तो हमको बार बार इसका रिहर्सल करना होगा। अगर हम रिहर्सल नहीं करेंगे तो इसको हम भूल जाएंगे। लाइक OTP है, कुछ वक्त के लिए 10 सेकेंड 1 मिनट के लिए आएगा, हम उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर हम OTP को भूल जाएंगे। ऐसी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जमा होती है जो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लर्निंग हिंदी हेल्प्स इन लर्निंग पंजाबी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंदी का सीखना पंजाबी के सीखने में मदद करता है, ये किसकी मिसाल है? क्या ये बायलैटरल ट्रांसफ़र या फिर जानिबी इक्तिसाब की मुंतकिली है? क्या ये फिर सीफ़र ट्रांसफ़र या फिर सीफ़र इक्तिसाब की मुंतकिली है? या फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र मनफी इक्तिसाब की मुंतकिली है? या फिर पॉजिटिव ट्रांसफ़र मुस्बित इक्तिसाब की मुंतकिली है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मदद कर रहा है। जब कोई चीज़ हमें कोई और चीज़ के सीखने में मदद करेगी तो वहाँ पे किस तरह का अमल होगा? वहाँ पे पॉजिटिव अमल होगा, ठीक है ना। जब वहाँ पे कोई चीज़ हमको सपोर्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव वे में ही चलेगा ना भाई। लाइक यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता कि जो लर्निंग हिंदी है ना वो पंजाबी के लर्निंग में हमको क्या कर रही है, मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है ना। वो वहाँ पर क्या हो रही है, कोई डिफ़िकल्टी हमको दे रही है हिंदी पंजाबी सीखने में, तब यहाँ पर क्या आता आंसर? नेगेटिव लर्निंग आता। यानी कि जब कोई चीज़, एक चीज़ हम सीखे हुए हैं, जब वो दूसरी चीज़ के सीखने में हमको मदद कर रही है तो वहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। जब हम कोई चीज़ सीखे हुए हैं, अगर वो हम जब दूसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं उसमें हमको परेशानी का बाज़ बन रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हर्डल हो रही है उस चीज़ की वजह से जो हम पहले सीखे, उसको हम लोग नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे, ठीक है ना। एक और होती है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये कब होती है? यानी कि कोई भी जो कहेंगे हम लोग, हम सीखी हुई चीज़ मुंतकिल नहीं होती। लाइक मैं इंग्लिश पढ़ी हूँ, ठीक है ना, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज जो है मेरे फुटबॉल खेलने में कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है। ना ही ये पॉजिटिव वे में जा रहा है या ही नेगेटिव वे में जा रहा है, ये क्या है, न्यूट्रल है वहाँ पर, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे हम लोग। एक और होता है बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये किस तरह होता है? समझिए, मैंने जो है राइट हैंड से लिखना सीखा है। अगर मेरा राइट हैंड से लिखना जो सीखा है ना मैंने, अगर वो मुझे लेफ़्ट हैंड से लिखने में भी मदद कर रहा है तो ये क्या होगा? हमारा बायलैटरल या फिर जानिबी इक्तिसाब की मुंतकिली कहेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मैंने फुटबॉल खेलना सीखा है मेरे लेफ़्ट पैर से, ठीक है ना, तो मैं लेफ़्ट पैर से इतनी उसके अंदर अच्छी हो गई कि अब मुझे राइट लेग से भी क्या है, फुटबॉल खेलना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारे स्किल जब हम लोग एक सीख रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो रही है सिमिलरली, ठीक है ना। मेरे एक हाथ का सीखना मेरे दूसरे हाथ को मदद कर रहा है, मेरे एक पैर का सीखना मेरे दूसरे पैर को मदद कर रहा है। तो इस तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी जानिबी इक्तिसाब की मुंतकिली। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डजंट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक प्रोसेस जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में नहीं आता है, उसमें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है? मुशाहिदाती इक्तिसाब में हस्ब ज़ैल अमल शामिल नहीं है। क्या वो एक्सटिंक्शन या फिर मादूम है? क्या वो रिप्रोडक्शन या फिर पैदावार है? क्या वो रिटेंशन या फिर अहफाज है? या फिर वो फॉर तवज्जो या फिर अटेंशन है? बताइए कौन सा नहीं हो जाएगा? तो देखो पहले हम लोग आंसर देख लेंगे। तो नहीं कौन सा हो जाएगा? तो मादूमियत या फिर एक्सटेंशन जो है ये नहीं होगा। ये जो टर्म है एक्सटेंशन वो हमारे क्लासिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ है। जब कभी क्लासिकल कंडीशन का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको एक्सटेंशन को वहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये तीनों जो हो जाएंगे हमारे रिप्रोडक्शन, रिटेंशन एंड अटेंशन, ये हमारे मुशाहिदाती इक्तिसाब या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के क्या हो जाएंगे, कुछ स्टेप्स हो जाएंगे। अभी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पेश किसने की है? तो अल्फ्रेड बंड्यूरा, ठीक है ना। ये जो हमारे अल्फ्रेड बंड्यूरा है ना, उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को जो है पेश किया था। इन्होंने जो है 4 स्टेप में बताया है कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो किस तरह से होती है। तो इसके स्टेप्स याद रख लीजिए आप लोग। इसको इमिटेशन लर्निंग भी कहते हैं। इसमें सामने वाला क्या करता है, सामने वाले पर्सन को देखकर कोई एक चीज़ जो है इमिटेट करके, तख्लीद करके सीखता है। तो सबसे पहला अटेंशन देना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हमको सीखना है, जब दूसरों को देखकर हम लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं तो सबसे पहले अटेंशन होना ज़रूरी है, यानी कि तवज्जो होना ज़रूरी है। उसके बाद रिटेंशन होना ज़रूरी है, यानी कि जो चीज़ हम लोग देखें उसको हम लोगों के जहन नशीन में उसकी
हिफाजत होनी चाहिए, वो महफूज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो चीज़ें याद कर लिए उसको रिप्रोड्यूस करना, यानी कि फिर से उसको परफॉर्म करना। रिप्रोडक्शन भी आ सकता है कभी कभी ऑप्शन में, या फिर परफॉर्मेंस भी आ सकता है। जब हम लोग चीज़ को परफॉर्म कर लिए तो उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिलना ज़रूरी है। अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिला तो हम वो चीज़ भूल जाएंगे। रीइंफोर्समेंट मिलना ज़रूरी है। तो 4 चीज़ें इन्होंने बताई है। फर्स्ट है अटेंशन, देन है रिटेंशन, देन है परफॉर्मेंस या फिर रिप्रोडक्शन, और देन लास्ट वन है हमारा रीइंफोर्समेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। रोरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट इज़ ए। अब ये जो रोरशार्क का इंक ब्लॉट टेस्ट है ये क्या है, वो किस किस्म की टेस्ट में आएगा ये? क्या ये नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसको हम लोग गैर अजलाली आजमाइशनामा कहेंगे, या फिर सोशियोग्राम है जिसको हम लोग सोशियोग्राम ही कहते हैं उर्दू में, या फिर पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, या फिर शख्सी फहरिस्त है, या फोर्थ वन प्रोजेक्टिव टेक्निक है, या फिर अजलाली आजमाइशनुमा है? चले बताइए रोरशार्क का स्याही धब्बों का टेस्ट ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? सो इसका जवाब देख लेंगे हम लोग। इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्रोजेक्टिव टेक्निक, या जिसको हम लोग उर्दू में अजलाली आजमाइशनामा कहेंगे। ये कैसे हो गया इसका आंसर? तो देखिए, किसी की पर्सनालिटी है या फिर किसी की शख्सियत को अगर हमको जांचना है तो इस 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक होती है हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और दूसरी होती है हमारी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। 2 तरह की होती है, एक प्रोजेक्टिव और एक नॉन प्रोजेक्टिव। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक ऐसी टेक्निक्स होते हैं जहाँ पर किसी के बिहेवियर को अनकॉन्शियसली, ठीक है ना, अनकॉन्शियसली, या उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाशऊरी तौर पर हम लोग उसके पर्सनालिटी की जांच करते हैं, ठीक है ना। और जब हम नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर जो हो जाएंगे हम लोग इसमें उस सामने वाले की पर्सनालिटी का क्या कहेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए, नॉन प्रोजेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव 2 तरह की टेक्निक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कौन कौन से आ जाएंगे? तो देखिए, ये जो हमारा रोरशार्क का इंक ब्लॉट टेस्ट है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की एक मिसाल है। इसके अलावा टैट का नाम आप लोग सुने होंगे, टैट यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसके अलावा आप लोग कैट का नाम भी सुने होंगे, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसके अलावा आप लोग वर्ड एसोसिएशन टेट, वैट का नाम भी सुने होंगे। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, या फिर आप लोग साइको ड्रामाज है, या फिर दूसरे मेथड से क्लिनिकली तौर पर जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक या फिर क्या कहेंगे, अजलाली आजमाइशनामे के ज़रिए किसी की पर्सनैलिटी की टेस्ट करते हैं। एक और होती है हमारी टाइप, वो है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसको हम लोग गैर अजलाली आजमाइशनामे कहेंगे। आप इनमें कौन कौन से आएंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले का कॉन्शियस बिहेवियर का जो है शऊरी तौर पर उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है रेटिंग स्केल आ जाएगी, हमारी क्वेश्चनर आ जाएगा, पर्सनालिटी इन्वेंट्री आ जाएगी, चेकलिस्ट आ जाएगी, इंटरव्यूज़ आ जाएंगे, केस स्टडी आ जाएगी, ऑटोबायोग्राफी है इनका, ठीक है ना, बायोग्राफी है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हमको देखने मिलेंगी। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन है, देखिए सोशियोग्राम और पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये 2 के 2 हमारे नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डेवलपमेंटल टास्क वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो डेवलपमेंटल टास्क है जिसको हम लोग नशोनुमा के मदारिज कहते हैं, इसको सबसे पहले मुतारुफ़ करने वाला कौन है, या फिर किसने इसको मुतारुफ़ करवाया था? क्या वो बोवर है, क्या वो वैन डेल है, या फिर वो रॉबर्ट हैविज घस्ट, ठीक है, हैविग हर्स्ट है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद या फिर हरलॉक है। बताइए किसने जो है डेवलपमेंटल टास्क जो है ये कॉन्सेप्ट को दिया था? तो इसका जवाब है वही डिफ़िकल्ट नेम जिसको पढ़ने नहीं आ रहा था। इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हैविज हर्स्ट, ठीक है। रॉबर्ट हैविज हर्स्ट जो है इन्होंने क्या कहेंगे, नशोनुमा के मदारिज जो है पेश किए थे। इसमें जो है ये हमारे जो क्या कहेंगे भाई, रॉबर्ट हैविज हर्स्ट जो है ना, इन्होंने क्या किया था, कुछ डेवलपमेंटल टास्क बताए थे, यानी कि कौन से एज में बच्चे जो है कौन से माइलस्टोन हासिल करते हैं, कौन से डेवलपमेंटल टास्क या फिर नशोनुमा के मदारिज तक वो पहुंचते हैं, और वो मदारिज तक पहुंचते पहुंचते उनको उनके दरमियान में कौन सी डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा में कौन से प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, या फिर कौन से हज़र्ड्स उनको फेस करने पड़ते हैं, ये उन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो एक पूरा डिटेल वे है वहाँ पर कि 6 महीने में बच्चे जो होंगे क्या करना सीखेंगे, लाइक क्रॉलिंग करना सीखेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड वो क्या कहेंगे,
रेंगना सीखेंगे, ठीक है ना, बैठने की कोशिश करेंगे। तो ये डेवलपमेंटल टास्क है, यानी कि ये 6 महीने के बच्चे जो है इस हद तक या फिर यहाँ तक डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक पहुँच सकते हैं। अब ये पहुँचने के दौरान जो है इनके अंदर बहुत सारे हज़र्ड्स भी होते हैं उनके ज़िंदगी में। लाइक उनके जो क्या कहेंगे, जो हड्डियाँ होंगी वो बहुत ही वीक होंगी, बहुत ही क्या कहेंगे नाजुक होंगी। इस वजह से क्या होता है, कभी कभार वो ये स्टेज तक पहुंचने के लिए वक्त लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे किसने बताई थी, तो ये बताई थी हमारे हैविगहर्स्ट ने बताई थी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, डिटेल में थियरी पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा मैं टच करते हुए चल रही हूँ बस। देखेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लासमेट्स वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल इज़ कॉल्ड। हम जमात तलबा का छोटा ग्रुप जो इस आम मकसद पर काम करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग आधी जंग जीत लिए। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कोई एक क्लास है, एक क्लास में एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया है और वो ग्रुप क्या कर रहा है, एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए एक साथ में ताउन करके जो है वर्क कर रहा है या फिर काम कर रहा है। तो इस तरह की जो लर्निंग हो जाएगी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम लोग इंसाइटफुल लर्निंग या फिर बसरती इक्तिसाब कहेंगे, या उसको हम वर्बल लर्निंग या फिर ज़ुबानी इक्तिसाब कहेंगे, या फिर इंसिडेंशियल लर्निंग या फिर हादसाती इक्तिसाब कहेंगे, या फिर माउन इक्तिसाब या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग कहेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा आंसर है इसका कोऑपरेटिव लर्निंग। हमको पता ही है कोऑपरेशन का मतलब ही क्या है। कोऑपरेशन यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे की मदद के ज़रिए क्या है, कोई एक क्या कहेंगे टास्क को मुकम्मल करते हैं या फिर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं या अपनी लर्निंग को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि एक छोटा सा स्मॉल एक ग्रुप है, लाइक हम लोग क्लास में क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को जो है बच्चों के अंदर क्या करेंगे, हम लोग बढ़ावा देने के लिए बच्चों को क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बनाकर 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर उनको एक टास्क दे सकते हैं, एक प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। जब हम उनको प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो वो क्या करेंगे, अपने क्या कहेंगे काम को डिवाइड करेंगे, 4-5 मेंबर्स जो हो जाएंगे, उनके काम को डिवाइड करके एक साथ जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो यानी कि वो एक दूसरे को ताउन देकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं इतना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू। तुफल मरकूज़ तालीम इसको अहमियत देती है। लड्डू क्वेश्चन है ये। जब हम लोग बात ही कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड की, ऑलरेडी उसमें खुद उन्हें बोल रहा कि हमारा सेंटर कौन रहेगा, तो सेंटर रहेगा लर्नर। चाइल्ड यानी कि जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, यहाँ पे वही चाइल्ड है। तो चाइल्ड सेंटर जो भी एजुकेशन रहेगा वो हमारे लर्नर को इम्पोर्टेंस देगा, यानी कि जो भी तालीम होगी, पूरा एजुकेशन सिस्टम होगा, वो हमारे लर्नर को सेंटर बना के उसके अतराफ में घूमेगा। यानी कि जितने भी मेथड्स पढ़ाए जाएंगे वो लर्नर के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे, जो भी मवाद पढ़ाया जाएगा, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो लर्नर के इंटरेस्ट से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जो भी हम लोग क्या करेंगे टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे वो लर्नर के ज़रिए करेंगे। या फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिव रोल किसका रहेगा, यानी कि लर्नर का यहाँ पे एक्टिव रोल रहेगा। यानी कि लर्नर खुद से क्या करेगा, अपनी नॉलेज में इजाफा करेगा, खुद से सीखेगा वो, बस हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इमोशंस ऑक्युपाइंग द इंस्टिंक्ट ऑफ एस्केप। वो जज्बा जो फरार जिबिल्लत की अहम राह होता है। क्वेश्चन समझिए क्या पूछा जा रहा है। अब बच्चों के अंदर बहुत सारे इमोशंस जो है डेवलप्ड होते हैं। वो इमोशंस जो होते हैं ना, वो कोई ना कोई जिबिल्लत के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यानी कि अगर बच्चे में कोई एक जिबिल्लत पैदा हो रही है तो उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई एक इमोशन भी पैदा होगा, या फिर बच्चे के अंदर कोई इमोशन पैदा हो रहा है तो उससे रिलेटेड उसके अंदर जिबिल्लत भी जो है पाई जाएगी। तो ये मुख्तलिफ अक़साम की जिबिल्लत और जज्बे जो हैं हम साइकोलॉजी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एस्केप यानी कि भाग जाने का, या फिर एस्केप का जो है भाग जाने का, ये जो बच्चे के अंदर जिबिल्लत पैदा हो रही फरार होने की, तो उसके साथ बच्चे के अंदर कौन सा इमोशन डेवलप होता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? क्या खौफ वाला जो इमोशन है, यानी कि खौफ वाला जो जज्बा है वो पैदा होगा बच्चे के अंदर, या फिर जुस्तजू का जज्बा पैदा होगा, या फिर किसी चीज़ को हुसूल करने का जज्बा पैदा होगा, या फिर किसी को अपील करने का जज्बा पैदा होगा? चलिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर आप लोग। तो चलें इसका पहले हम लोग जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फियर, या फिर जिसको हम लोग खौफ कहेंगे। तो
तो ये कैसे होता है? तो ये जो है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहाँ का है? तो ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। जो हमारे MC डॉगल है ना, उन्होंने क्या बताया है कि बच्चे जो है ना पैदाइशी तौर पर कोई ना कोई जिबिलत जो है साथ लेकर पैदा होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि भूख है, प्यास है, सोना है, ये कुछ क्या कहेंगे खुदरती या फिर फितरी जिबिलत बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया कि कुछ जिबिलत होती है, उसके साथ बच्चे के अंदर कुछ इमोशंस जो है पैदा होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जिबिलतें और इमोशंस की बात की है। अगर बच्चे के अंदर स्केप जो है वो जिबिलत पैदा हो रही है, वो इस इंस्टिंक्ट जो है बच्चे के अंदर मौजूद है, समझिए फ़रार होने का, तो उसके साथ कौन सा इमोशन आता है? तो खौफ का इमोशन आता है, ठीक है ना। जब बच्चे के अंदर खौफ का इमोशन पैदा होगा, तब बच्चा क्या करेगा? वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने क्या है भाई, सांप देख लिया, तो सांप देखते ही बच्चे के अंदर कौन सा इमोशन डेवलप होएगा? तो डर आएगा, उसके अंदर फियर आएगा। और जब बच्चे के अंदर फियर आएगा तो वो कौन सी जिबिलत को पैदा करेगा? तो वहाँ से भाग जाने की जिबिलत को वो पैदा करेगा। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स बताए हैं। लाइक अगर एंगर वाला अगर बच्चे के अंदर इमोशन आ रहा है तो वो कॉम्बैट करेगा, अगर डिस्कस्ड आ रहा है तो रिपल्शन करेगा। अगर हम लोग देखेंगे तो और क्या था, वंडर, अगर बच्चे के अंदर वंडर वाला इमोशन पैदा हो रहा है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, ठीक है ना। अगर बच्चे के अंदर जो है भूख लग रही है, बच्चे को जो है भूख महसूस हो रही है, तो वो क्या करेगा? खाना खाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे जो है बच्चे के अंदर क्या कहेंगे जिबिलतें पाई जाती है और कुछ इमोशंस उससे रिलेट किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये हम ऑप्शंस देख लेते चलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं देखूं, मैं अगर बात करूं यहाँ पर, ये जो हमारा पहला ऑप्शन है आप देख लिए, ये जो खौफ का हमारा जज्बा होगा ना, ये किसके साथ आएगा? तो ये हमारे स्केप क्या कहेंगे जिबिलत के साथ आएगा। अगर मैं जुस्तजू की बात करूं या फिर क्यूरियोसिटी की बात करूं, तो क्यूरियोसिटी बंदे के अंदर कब आएगी ये जिबिलत? जब वो वंडर करेगा, जब वो क्या करेगा? वंडर करेगा, ठीक है ना। मैं अगर देखूँ हुसूल की बात करूँ या फिर एक्विजिशन, तो ये एक्विजिशन बच्चों के अंदर कब आता है? जब बच्चों के अंदर फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अपील की बात करूं, तो ये अपील बच्चों के अंदर कब आती है? तो ये आती है बच्चा जब डिस्ट्रेस वाला जो इमोशन है बच्चे के अंदर पैदा होता है। ये तो कुछ इमोशंस की बात की गई है, आप लोग डिटेल में इसको देख लीजिए। फिर हम लोग चलें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ दी। अब ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो कौन से थियरी का जो है एप्लीकेशन है या फिर इतलाक़ है? क्या वो ट्रायल एंड एरर थियरी जो है उसका इतलाक़ है? क्या वो बसीरती इक्तिसाब या फिर इंसाइटफुल लर्निंग का इतलाक़ है? या फिर अमली मशरूतियत नज़रिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का इतलाक़ है? या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको हम लोग क्लासिकल मशरूतियत का नज़रिया कहते हैं उसका इतलाक़ है? बताइए। चलिए, प्रोग्राम्ड लर्निंग नाम तो सुना ही होगा, तो इसका जवाब है देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमली या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये पेश किसने की है? तो ये की है हमारे BF स्किनर। BF स्किनर के ज़रिए एक अमली मशरूतियत नज़रिया पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि RS थ्योरी इनको कहा जाता है, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी जो है इनकी थ्योरी को कहा जाता है। इतना बस याद रख लीजिए आप लोग। इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशन कहा जाता है। BF स्किनर जो है उन्होंने क्या किया था, अपनी इस थ्योरी पेश करने के बाद जो है इन्होंने एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन नामी एक तरीक़ा जो है बनाया था, अप्लाई क्या कहेंगे हम लोग, अप्लाई किया था हमारे एजुकेशनल फील्ड में। अगर हम देखेंगे एजुकेशनल फील्ड में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का क्या इतलाक़ है? तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक कोई टास्क को करने के लिए इसको छोटे छोटे क्या कहेंगे टास्क में डिवाइड कर दिया था। हर एक टास्क के बाद क्या करते थे, ये रीइंफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते थे। इस तरह से है वो आप लोग डिटेल में उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? अगर हम लोग सही व खता की बात करेंगे तो इसको पेश करने वाले हमारे ईयल थॉर्नडाइक। अगर हम इंसाइटफुल लर्निंग की बात करेंगे तो इसको पेश करने वाले हमारे कहलर। और अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे तो इसको पेश करने वाले हमारे एवान पॉलो। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। टीचर हु गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू हिज चिल्ड्रन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। वो मौलिम जो अपने तलबा को मुकम्मल आज़ादी देता है, इसकी मिसाल है। तो यहाँ पर लीडरशिप के कुछ क्या कहेंगे हम लोग अक़साम हैं कि लीडरशिप जो है, क़यादत जो होती है किस तरह की होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन है या फिर एक ऐसी क़यादत है जहाँ पर टीचर क्या कर रही है, मुकम्मल तौर पर बच्चों को फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है, आज़ादी प्रोवाइड कर रही है। तो ये किसकी मिसाल है? क्या ये हमारी करिश्माती क़यादत की मिसाल है, या फिर इसको हम लोग मजहूल या फिर ला ताल्लुक़ क़यादत की मिसाल है, या फिर इसको हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप या फिर जमहूरियती क़यादत कहेंगे, या फिर
ऑथोरिटेरियन लीडरशिप या फिर आमिराना क़यादत कहेंगे। बताइए, मुकम्मल फ्रीडम जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर की तरफ से, तो ये कौन सा क़यादत हो जाएगी? तो चलिए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जवाब है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे, मजहूल या फिर ला ताल्लुक़ क़यादत। क्यों कह रहे हैं हम लोग क़यादत ला ताल्लुक़ है? देखिए यूजुअली जो है 3 तरह की क़यादत होती है। एक तो होती है ये ऑथोरिटेरियन या फिर आमिराना क़यादत, ठीक है। दूसरी जो होती है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप या फिर जिसको हम लोग जमहूरी क़यादत कहते हैं। तीसरी है हमारी मजहूल या फिर ला ताल्लुक़ क़यादत। तो एक एक से हम लोग डिटेल देखते हुए चलेंगे। तो देखिए जो पहले वाला जो होती है आमिराना, ये वाला है, देखिए आमिराना, इसमें क्या होता है, कोई एक जो होता है, क्या कहेंगे उसको हम लोग, डिक्टेटर होता है। यानी कि डिक्टेटरशिप की बात की करें हम लोग तो डिक्टेटरशिप टाइप की जो होती है यहाँ पे लीडरशिप होती है। यानी कि एक जो होता है वही हेड होगा, सारे फैसले वही करेगा, किसी को वो शरीक नहीं करेगा, अपने फैसले खुद सुनाएगा वहाँ पर। मतलब दूसरे जो मेंबर्स हो जाएंगे वो सिर्फ क्या करेंगे, इसके फ़ैसले को कबूल ही कर। एक आखिरी ऑप्शन होता है उनके पास, इसके फ़ैसले को कबूल करना। ना वो बीच में अपने एडवाइस दे सकते हैं, ना उन्हों उसको मना कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको वो फ़ैसला कबूल हो या ना हो, उनको वो फ़ैसला जो है मानना पड़ता ही पड़ता है। ये होती है हमारी ऑथोरिटेरियन लीडरशिप टाइप, यानी कि किसी एक का यहाँ पे डोमिनेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी होती है हमारी जमहूरी क़यादत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है। यानी कि जो हमारा लीडर हो जाएगा वो क्या करेगा, दूसरे मेंबर्स को भी शामिल करेगा, यानी कि दूसरों की एडवाइस भी लेगा, दूसरों के साथ मिलकर जो है ये कोऑपरेटिवली वर्क करेंगे हमारे, क्या कहेंगे, किस में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। तो यानी कि ये बैलेंस होगा, ना इसमें ज़्यादा छूट होगी, ना ही ज़्यादा क्या होगा इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बैलेंस वे में चलेगा, यानी कि आपको भी अपने ख़यालात का इजहार करने की आज़ादी है, सामने वाले जो मैं लीडर हूँ मैं भी क्या अपने ख़यालात का इजहार करूँगी। हम लोग शेयरिंग के ज़रिए एक दूसरे पर क्या करेंगे, हम लोग इंटरेक्शन के ज़रिए सोच विचार करके हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर जो होते हैं इसमें फ़ैसला करते हैं। तो ये क़यादत जमहूरी होती है। एक लास्ट जो टाइप बच गई हमारी, जो हमारे आज के ये जो सवाल है उसका जवाब है मजहूल या फिर ला ताल्लुक़ क़यादत, जिसको हम लोग लाइसेंस और फेयर लीडरशिप कहते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसमें क्या होता है, जो हमारा लीडर होगा ना वो सिर्फ नाम का होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो इतनी मुकम्मल छूट दे देगा सामने वालों को, अपने मेंबर्स को, या यहाँ पे बच्चों को कह लीजिए, मौलिम जो होती है पूरी तरह से जो है अपने बच्चों को छूट दे देगी। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई यहाँ पे जो है वो उसको सुपरवाइज़ नहीं करती, गाइडेंस नहीं करती। बस नाम की यहाँ पे लीडर होती है, बाकी मेंबर्स के दिल में जो है वो मेंबर्स करते हैं, काम करना है तो करते हैं, पढ़ना है तो पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मतलब ओवर लूज छोड़ दिया गया है। अगर हम आमिराना में देखेंगे तो ओवर स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अगर हम लोग मजहूल में देखेंगे तो ओवर इनको लूज छोड़ दिया गया है। तो ना ये अच्छा है ना वो अच्छा है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमको डेमोक्रेटिक लीडरशिप को है अपनाना होगा, यानी कि बैलेंस्ड वे में 50-50 करके हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला ये गया था कि मुकम्मल तौर पर जब टीचर आज़ादी दे रही बच्चों को, तो ये हो गई मजहूल या फिर ला ताल्लुक़ क़यादत, जहाँ पर बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है। बच्चे यहाँ मतलब टीचर वहाँ पे कोई उनका टीचर जो है वहाँ पे उनको सुपरवाइज ही नहीं करेगी। भाई मुकम्मल तौर पर छूट, आपकी मर्ज़ी में चाहे जो करो, आप पढ़ना चाहे पढ़ो, लिखना चाहे लिखो, आप सो जाओ, वगैरह वगैरह। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। स्टेटस ऑफ रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज लेवल कैन बी स्टडीड बाय एम्प्लॉइंग दी ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, एम्प्लॉइंग दी वॉट। क्वेश्चन समझिए, मुख्तलिफ उम्र के सतहों पर देही शहरी बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पियों के जायज़े को इस तरीक़े के ज़रिए जो है मुतालिया किया जा सकता है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंट एज के बच्चे हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, यानी कि 3rd 4th 5th 6th 7th, ठीक है, ये डिफरेंट लेवल हो गया। तो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं उनके अंदर पढ़ने की दिलचस्पी हमको मालूम करनी है, तो हम इनमें से कौन से तरीक़े के ज़रिए जो है, कौन से अप्रोच के ज़रिए, कौन से मेथड के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। क्या हम लोग क्रॉस सेक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रक़बी रसाई, ठीक है, उर्दू में रक़बी रसाई कहेंगे, या फिर तवील दराज रसाई जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच कहेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर तजुर्बाती तरीक़ा या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर यहाँ पर तिब्बी तरीक़ा या फिर क्लिनिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑड एंड आउट ईजिली कर सकते हैं हम लोग। तिब्बी तरीक़ा तो है कोई एक पेशेंट के लिए जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कोई साइकेट्रिस्ट
इम्बैलेंस हो गया, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसको क्लिनिकली उसको एडवाइस की ज़रूरत है, तो इस्तेमाल करते हैं। तो निकल गया हमारा बच्चा तजुर्बाती तरीका। यहाँ पे तजुर्बा करने की क्या बात है भाई, बच्चों पे किस तरह तजुर्बा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई एक चीज़ का हमको वेरीफाई करना है तब हम लोग तजुर्बा करेंगे। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बच्चों की दिलचस्पियों का हमको जायज़ा लेना है, तो जायज़ा लेने के लिए तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, 2 तरीक़े बच गए, एक बच गया हमारा क्रॉस सेक्शनल अप्रोच और दूसरा बच गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। अब ये 2 ही तरीक़े में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होता। देखिए ये 2 तरीक़े जो है ये स्टडी के तरीक़े हैं, अप्रोच के तरीक़े हैं। ये जो हमारा तवील दराज रसाई वाला जो तरीक़ा है ना, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें देखिए ये बहुत ही लेंदी होता है अप्रोच। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देही इलाक़ों में और अर्बन इलाक़ों में, 2 भी इलाक़ों में किसी बच्चे के अंदर पढ़ने की दिलचस्पी मालूम करना है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में क्या करूँगी, मैं एक बच्चे को सिलेक्ट कर लूँगी। क्या करूँगी, बचपन में नहीं, शीर ख़वारगी में समझिए, 2 साल का जब बच्चा है वहाँ पर मैं बच्चे को सिलेक्ट कर लूँगी। बच्चे को सिलेक्ट करने के बाद अब उसका मुशाहिदा करते रहूँगी। मैं पहले देखूँगी 2 साल में उसके अंदर पढ़ने की दिलचस्पी क्या है, फिर मैं उसके बड़े होने का इंतज़ार करूँगी। बचपन में जब हो जाएगा जब वो 5-6 साल का हो जाएगा, जब मैं उसके अंदर पढ़ाई के ताल्लुक से कितना इंटरेस्ट है उसको मैं क्या करूँगी, देखूँगी, उसका जायज़ा लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसके बड़े होने का इंतज़ार करूँगी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टीनेज में चले जाएगा, तो वो स्टेज पे उसके अंदर तालीम को लेके क्या दिलचस्पियाँ है उसका इंतज़ार करूँगी। फिर और बड़ा होने का इंतज़ार करूँगी मैं, जब वो अडल्ट हो जाएगा तब उसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो हमारे तालीम को लेके दिलचस्पियाँ हैं वो जायज़ा लूँगी। तो ये जो है तवील दराज रसाई वाला तरीक़ा जो होता है ना, लेंदी प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक ही बच्चे को या फिर एक ही हम क्या करेंगे, एक ही सेम एज वाले बच्चों को चूज़ करेंगे, फिर उनके बढ़ने का वेट करेंगे, वो जब मुख्तलिफ लेवल पे जाएंगे जब उनका जायज़ा लेंगे। तो ये इस तरह का होता है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मुख्तलिफ सतहों में जो देही इलाक़ों में, जो रूरल इलाक़ों में बच्चे हैं उनका दिलचस्पियाँ मालूम करनी है, तो बेस्ट तरीक़ा जो हो जाएगा हमारा, जो हमारे सवाल का जवाब है वो है रक़बी रसाई का तरीक़ा या फिर क्रॉस सेक्शनल मेथड। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी तो शायद मैं ही ना बच पाऊँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जब वो बच्चे बढ़ेंगे, एक सेम एज के बच्चों को जब हम ले लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जब उनके बड़े होने का वेट करेंगे हम लोग, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, बहुत सारे हालात ऐसे आ सकते हैं कि ये जो मैं स्टडी कर रही हूँ वो मुकम्मल होगी ही नहीं। लेकिन उसके बजाय अगर मैं रक़बी रसाई या फिर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच इस्तेमाल कर लूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं 2 साल के बच्चों का एक ग्रुप बना दूंगी, मैं बचपन वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दूंगी, मैं उनफनानी शबाब वाले जो बच्चे हैं उसका एक ग्रुप बना दूंगी, एडोलेसेंस वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दूंगी, अडल्टहुड वाले बच्चों का एक ग्रुप बनाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, के वक्त हर लेवल के बच्चों से जो है मैं यहाँ पर सवालात करूँगी या फिर उनका क्या कहेंगे हम लोग, पढ़ने की दिलचस्पी क्या उसका जायज़ा लूँगी। तो ये मेथड जो है बेटर है। ये मेथड में क्या किया जाता है, क्रॉस सेक्शनल मेथड में मुख्तलिफ अक़साम के सतह के मेंबर्स कह लो, आप लोग ग्रुप्स कह लो, उनका क्या है एक साथ जायज़ा लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। लॉन्गिट्यूड में क्या किया जाता है, सेम एज के बच्चों को लेकर फिर उनके बढ़ने का इंतज़ार किया जाता है। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, कई सालों साल तक जो है ये चलता चला जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। क्लियर है यहाँ तक? तो जवाब हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का क्रॉस सेक्शनल अप्रोच जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट होगी अगर हमको मुख्तलिफ देहातों और क्या कहेंगे हम लोग अर्बन इलाक़ों में बच्चों के पढ़ने की दिलचस्पी का मुशाहिदा लेना हो। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए जा रही हूँ, कोई ना, चलो आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू एबिंगास द अमाउंट ऑफ लर्न्ड मटेरियल फॉरगॉटन आफ्टर अ टाइम लैप्स ऑफ 20 मिनट्स इज़ अबाउट। एबिंगास जो है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 20 मिनट के वक्फे के बाद सीखा हुआ मवाद का तकरीबन इतना फ़ीसद हिस्सा हम भूल जाते हैं। ये भी एबिंगास है ना, ये एबिंगास एक ऐसे साइंटिस्ट है जो कि ख़ुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि इन्होंने मेमोरी और फॉरगेटिंग जो है ना उसके ऊपर इन्होंने तजुर्बात किए और ख़ुद के ऊपर करे, सेल्फ़ के ऊपर इन्होंने क्या किए थे, तजुर्बात किए थे कि कितने मिनट में जो है हमको कितना याद होता है, फिर किस तरीके से अच्छे से याद होता है, फिर कितने मिनट में हम लोग कितना भूल जाते हैं। तो इन्होंने एक टेबल दिया है कि हम लोग कितने मिनट्स में, कितने दिनों में, कितने घंटों में कितना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 47। यानी कि अगर मैं बताऊं कि मैं आप कोई चीज़ पढ़ रही हूं, मैं अभी पढ़ ली वो चीज़ को, ठीक है ना, मैं वो चीज़ को पढ़ ली, 20 मिनट के बाद अगर मैं वो चीज़ को याद करने की कोशिश करूँगी तो मैं कम से कम 47% जो है भूल जाऊँगी कि मैं क्या पढ़ी थी। 20 मिनट बाद ही भूल जाऊँगी मैं क्या पढ़ी थी। तो 20 मिनट के बाद अगर मैं रिवाइज़ कर दूँगी ना तो मेरा क्या होगा,
रिटेंशन का जो क्या कहेंगे हम लोग फ़ीसद है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भूलने का पूछा गया है, तो कितने फ़ीसद बंदा भूलता है भाई? 20 मिनट बाद पढ़ने के 20 मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो बंदा को अगर रिकॉल करने की जब कहा जाएगा तो वो 47% जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो भूल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? 20 मिनट से हटकर अगर हम देखेंगे, अगर हम एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन में बंदा जो है पढ़ा हुआ कितना भूलता है? तो एक दिन में जो है पढ़ा हुआ हम लोग 69% भूल जाते हैं, ठीक है ना। 69 यानी कि करीब 70% के करीब हम लोग एक दिन में पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। अगर हम 15 दिन की बात करेंगे तो 15 दिन में हम लोग 75% पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। यानी कि मैंने पढ़ा था आज, अगर मैं 15 दिन के बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश करूँगी तो सिर्फ मुझे 25% याद आएगा, 75% मैं भूल चुकी होंगी। अगर मैं 1 मंथ की बात करूँगी भाई, 31 डेज़ की बात करूँगी तो 78% जो मैं पढ़ी हूँ एक महीने के बाद मैं भूल जाऊँगी। कितने परसेंट भूल जाऊँगी? पढ़ा हुआ 100% में से 78% भूल जाऊँगी। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन में हमको 20 मिनट्स के बाद पूछा जा रहा है, तो 47 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एवरीवन बिलोंग्स टू द स्कूल, एवरीवन इज़ वेलकम टू द स्कूल इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ए एन एन, यानी कि हर किसी का ताल्लुक़ मदरसे से है, हर किसी को मदरसे में खुश आमदीद है, इसका तसव्वुर है। क्या ये मशगूली मदरसा जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं उसका ये कॉन्सेप्ट है, या फिर जिसको हम लोग मॉन्टेसोरी स्कूल कहेंगे, मॉन्टेसोरी मदरसा कहेंगे, उसका ये कॉन्सेप्ट है, या फिर इंज़मामी मदरसा जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड स्कूल कहेंगे उसका ये प्रिंसिपल है, या फिर मखसूस मदरसा जिसको हम लोग स्पेशल स्कूल्स कहते हैं उसका ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग देखेंगे तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्लूसिव एजुकेशन, मशमूली तालीम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। इंक्लूसिव यानी कि मशमूली यानी कि जिसमें सबको हम लोग शुमार करेंगे, जिसमें सबको हम लोग क्या करेंगे? शुमार करेंगे, सबकी शमूलियत उसके अंदर जो है यकीनी बनाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये बहुत ही, अगर हम देखेंगे तो ये मॉडर्न जो है स्कूलों का हम लोग देखेंगे ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रंस, उसके अंदर स्लो लर्नर्स भी आ जाएंगे, देन एवरेज बच्चे आ जाएंगे, गिफ्टेड बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना, डिसेबल बच्चे आ जाएंगे। डिसेबिलिटी कई तरह की होती है, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गए वो, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है बच्चे, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है बच्चे, किसी भी तरह के बच्चे हो, तमाम बच्चों को हम लोग एक ही स्कूल में जब हम तालीम मुहैया कर रहे हैं तो उसको हम लोग मशमूली तालीम या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वालों का ये मानना है कि जो स्कूल का होता है ना वो तमाम लोगों के लिए होता है और हर किसी को स्कूलों में जो है वेलकम है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम डिसेबल बच्चों की बात करेंगे, जो हैंडीकैप्ड है, जो अगर हम लोग जिनको नज़र नहीं आता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो बोल नहीं सकते हैं, तो वैसे बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? कॉमन स्कूल में ही क्या करते हैं? दूसरे बच्चों के साथ उनको हम लोग क्या करेंगे? तालीम फ्राहम करेंगे विथ सम कंडीशंस। वहाँ पर क्या होंगे? अब उनको हम लोग उनके जो भी असिस्टेंट चीज़ें, जो एड्स हैं, उनकी ज़रूरत जिनको महसूस हो सकती है, उसको स्पेशल एड्स को हम लोग प्रोवाइड करते हुए कॉमन नॉर्मल बच्चों के साथ हम लोग क्या करते हैं? उनको तालीम देते हैं। तो ये है हमारा इंक्लूसिव स्कूल या फिर मशमूली मदरसा, जिसको यहाँ मशमूली मदरसा दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलें फिर हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे CDP का ये 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हमको टेट में, तो ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। चिल्ड्रन विल बी एबल टू क्लासीफाई द लिविंग एनिमल्स इन, बच्चे इस दौर में जानदार जानवरों में तकसीम करने के काबिल होते हैं। चलो बताइए, ये किसका? ऑप्शंस को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया है। तो ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो हमारे जीन पियाजे के ज़रिए पेश की गई थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें से पूछा गया है। उन्होंने क्या किया है भाई? 4 स्टेजेस को इन्होंने पेश किया है। पहले तो है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड जो होता है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेट, थर्ड वन होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ वन होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से दर्जे में जो है बच्चा जिंदा जानवरों को जो है तकसीम करने के काबिल हो जाता है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा? चले बताइए, आप लोग बता सकते हैं क्या? क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन का जो मादा है, जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में, कौन सी उम्र में आता है? तो ये आएगा हमको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हकीकी या फिर ठोस इक़दाम का दर्जा, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहेंगे। ये ऐसा मरहला हो जाएगा जहाँ पर बच्चे की एज क्या हो जाएगी? तो
7 से लेकर 11 साल का जो है इस उम्र में बच्चा होगा, और बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन करने की जो क्या कहेंगे एक तरह का तसव्वुर है, एक जो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन करने का, वो बच्चे के अंदर आएगा। यानी कि जो चीज़ें उसको नज़र आएगी, जो हकीकी चीज़ें होगी, जो ठोस चीज़ें होंगी, जिसको वो सेंस कर सकता है, जिसको देख सकता है, वैसी चीज़ों को क्या करेगा, वो क्लासीफाई कर सकेगा हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में। ठीक है। और इससे जो हाई लेवल का स्टेज है जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहेंगे, वहाँ पर जो बच्चा होता है भाई, वो जो बच्चा होता है वो क्या कहेंगे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी क्या कहेंगे, मुजर्री जो चीज़ें होती है जिसको हम लोग हमारे सेंस ऑर्गन के ज़रिए, जिसको हम लोग सेंस नहीं कर सकते, वैसी चीज़ों के बारे में अगर बच्चा समझ रहा है, क्या कहेंगे हम लोग, डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर आ गई है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर आ गई है, और क्या कहेंगे हम लोग मुजर्री चीज़ों को लेकर, तो वो हो जाएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज तो है हमारा पैदाइश से लेकर 2 साल तक का होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं, अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो उनके टीचर्स होते हैं, उनके ज़रिए वो क्या कहेंगे अपने आसपास के माहौल से जो है मुताबिकत पैदा करते हैं। उसके बाद हमारा 2 से लेकर 7 साल तक जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। उसके अंदर जो बच्चे हैं बहुत सारे मरहलों से गुजरते हैं। तो आप डिटेल में एक मरतबा जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ लीजिए। देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि जो कुछ थीरीज़ है जहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस 101% है, उसमें से हमारी जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। दूसरी हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किसने पेश की है इसको, तो ये हमारे कोलबर्ग ने पेश की है। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए हमारा कोहलर की थ्योरी, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। ओके। उसके अलावा देखिए वाइगर्ट्स की जो थ्योरी है हमारी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर सोशल कल्चरल थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, वाइगर्ट्स की हो गया। उसके बाद चॉम्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है। इसके अलावा जो हमारे लर्निंग थ्योरीज़ है वहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। लाइक जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, कंडीशनल थ्योरी है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, देन उसके अलावा हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ओके, ये थ्योरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इससे हटकर अगर मैं देखूंगी तो हमारे जितने भी इंटेलिजेंस थ्योरीज है वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत है। स्पेशली जो हमारा होवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ओके ना। तो ये कुछ थ्योरीज ऐसे होते हैं जिनके अगर हम इनमें से कोई ना कोई थ्योरीज के बिना क्वेश्चन पेपर बनेगा ही नहीं। मतलब इनमें से कोई थ्योरी से नहीं पूछेगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही नहीं। कंपलसरी है जो मैं अभी जो लिस्ट बताई ना, वहाँ से 101% क्वेश्चन बनने के 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना। आई होप आज का जो CDP का सेशन रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिमेनिंग 1 और 2 प्रीवियस पेपर्स का जो है CDP का पेपर डिस्कशन आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो लोग को ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाइए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये जो हमारा सेशन रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। चलिए फिर हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे फिर और एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।